हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। आप लोगों ने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इस क्लास में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था, वो सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से पहले एक आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। कभी भी कर्ज़ लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग कर्ज़ लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर ब्याज परिकलित होता है, मतलब इंटरेस्ट ऐड होता है। जितना पैसा भी हम लेते हैं उस पर इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है। अगर हम लोग ब्याज को इंटरेस्ट से, मूलधन को मतलब कि प्रिंसिपल को पी से और टाइम यानी कि समय टी से और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर को आर से, अगर हम R% से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो इसका इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज या फिर इंटरेस्ट कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला I बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100, यानी कि P हो गया मूलधन, R हो गया दर रेट और T बराबर टाइम मतलब समय हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला हो गया जो हम लोग साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिश्र धन निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो एट द एंड क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, उसमें हम लोग जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। A बराबर हो जाएगा P प्लस I, मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो फार्मूला हो गया किसका, साधारण ब्याज जब निकालना होगा तब। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फ़र्क है उसको समझिए। देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी या फिर किसी भी दूसरे जो भी संस्थान है, जो भी कोई भी कंपनी है, अगर वो लोन देती है, ठीक है, या फिर अगर वो कोई हमें पैसा देती है तो वो क्या करती है कि वो जो ब्याज ऐड करती है वो सिंपली वो डायरेक्ट जो है नॉर्मल जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो नहीं कैलकुलेट करती है। वो क्या करती है कि जो ब्याज का जो कैलकुलेशन होता है वो लोग पिछले साल की राशि, मतलब कि जो हमने मूलधन लिया था, मूलधन के बाद जो ब्याज जोड़कर उसमें आया है, उससे ब्याज जोड़ के जो आया है वो उसका सेकेंड ईयर के लिए मूलधन हो जाता है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन अलग हो जाता है। और फिर अगर अगले साल के लिए निकालना है तो अगले साल का जो नया मूलधन होगा उसका उस दर के हिसाब से हम लोग ब्याज को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें ऐड करके वो अगले साल के लिए फिर वो मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, दीनू ने एक बैंक से 2000 रुपया एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर कर्ज लिया, ठीक है। 2000 रुपया कर्ज लिया है एक साल के लिए और उसका जो वार्षिक दर है वो कितना है, 10% है। तो एक साल के बाद वो अगर बैंक को लौटाना चाहेगा पैसा तो उसको कितना लौटाना होगा, एक साल बाद ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपको फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला P इंटू R इंटू टी। 2000 रुपया कर्ज लिया, एक साल के लिए लिया है और 10% इसका वार्षिक दर है बाई 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 200, मतलब 200 रुपया, ठीक है। तो ये तो इसकी ब्याज की राशि हो गई, लेकिन उसने तो लिया था 2000 रुपया, तो अब कितना लौटाएगा, 2200 रुपया लौटाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक साल बाद का मिश्र धन हो गया, ठीक है। मिश्र धन जो आपको निकालना है, मतलब अमाउंट कितना पे करेगा, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा
उसे इतना ही लौटाना होगा, 2200 रुपये लौटाना होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि बेचारा किसान है, फसल नहीं हो पाई किसी वजह से, और उसने उस साल मतलब अगले 1 साल के बाद जो है वो इतना पैसा नहीं लौटा पाया, ठीक है। तो क्या होगा कि उसे और ब्याज देना पड़ेगा अगले साल के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो साधारण ब्याज पर लेगा तो उसको 1 साल का और ब्याज देना पड़ेगा। अब 1 साल का ब्याज और इसमें 200 रुपये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा। चूँकि साधारण ब्याज था तो 2 साल के बाद ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है। 400 रुपया हो गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें जो पैसा इसने लिया था कर्जा और टोटल जो ब्याज है वो ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2400 रुपया हो गया। मतलब ये हुआ कि हर एक साल 200 रुपया ऐड होता जाएगा। लेकिन अगर चूंकि ये क्या किया है, बैंक से कर्जा लिया है ना, बैंक से, ये तो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये ऐसे होगा नहीं, हमने ये सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है कि साधारण ब्याज अगर होता, बैंक अगर इसको साधारण ब्याज पर देगा तो इसका क्या अमाउंट होगा 2 साल के बाद। लेकिन अगर ये इसी पैसे को यानी कि बैंक से जो 2000 रुपये लिया है, इसका अगर कैलकुलेशन चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा तो इसमें कितना का अंतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ब्याज की राशि है ना, वो कितनी थी, 200 रुपया 1 साल के बाद। और दूसरी साल बाद क्या हो गया, यहाँ पर जो मूलधन है जो 2000 रुपये लिया था वही 2000 यहाँ पे आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जो उसने पैसा लिया था, ये जो अमाउंट हुआ मिश्रधन जो 2200 रुपया है, ये अगर 2 साल, अगर मान लीजिए कि फसल नहीं हुआ, इसको 1 साल का और टाइम चाहिए, तो अब वहाँ पे मूलधन जो है, मूलधन कितना हो जाएगा, ये पैसा हो जाएगा मूलधन। मतलब अब यहाँ पे मूलधन कितना हो गया, मूलधन बराबर 2200 रुपया हो गया। और दर कितना है, दर तो वही रहेगा 10%, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, समय यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष और ज़्यादा ले रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर 1 वर्ष समय हो गया। अब जनरली जो आप लोग निकालते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब उसको देख लीजिए यहाँ पर कि ब्याज की राशि कितनी हो गई, मूलधन हमारा कितना हो गया 2200, है ना, गुने 1 गुने 10 बाई 100, तो ये हो गया 220 रुपया। यहाँ पर 200 रुपया था, 2 साल के लिए जब बढ़ाया तो 1 साल का कितना हो गया, 400 में से 200 माइनस कीजिए, 200 रुपया हो गया, है ना, अगले 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ अगले 1 साल के लिए कितना हो गया इसका, 220 रुपया। ये 20 रुपया जो है ये बढ़ गया इसके ब्याज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 2 साल के बाद इसको 2400 लौटाना था, लेकिन अब इसको कितना लौटाना होगा। अब इसको देखिए 2200 रुपये लिया था इसने, सॉरी 2000 रुपये इसने लिया था, नहीं ये तो 2200 रुपये हो गया ना 1 साल के बाद। तो ये 2200 रुपये इसने लिया, ये देना था इसको। अब इसमें 220 रुपया और ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 2420 रुपया। मतलब अब उसको 2420 रुपया देना पड़ेगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कैलकुलेशन होगा तो। लेकिन अगर उसने साधारण ब्याज के हिसाब से कैलकुलेट किया होता या देना पड़ता उसको, तो 2400 रुपये देना पड़ता, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अगर फॉर्मूला बताएंगे, देखिए जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि मूलधन दिया हो, है ना, दर दिया हो, समय दिया हो, तो पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज को मूलधन में ऐड करेंगे तो हमें मिश्रधन निकलेगा। और वो मिश्रधन जो है अगले साल के लिए मतलब सेकेंड ईयर के लिए फिर वो मूलधन बन गया, और फिर रेट और फिर टाइम से गुना करके फिर 100 से भाग करके फिर ब्याज निकालेंगे उस साल के लिए, फिर उसको मूलधन में ऐड करेंगे तो जो मिश्रधन आएगा वो अगले साल के लिए मूलधन हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में बहुत लंबा टाइम लग जाता है और बहुत ही लंबा कैलकुलेशन भी हो जाता है। इसलिए इसको फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। जहाँ देखिए अगर आपसे कहा जाए कि कुछ पैसा अगर कर्ज लिया है या लोन दिया है और n वर्ष के अंत में मिश्रधन उसको पता करना है कि n वर्ष के अंत में उसको कितना अमाउंट देना होगा, तो अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 और इसका पावर कितना हो जाएगा n, जहाँ a बराबर क्या है, मिश्रधन है, मतलब कितना उसको मिश्रधन देना है। p बराबर मूलधन हो गया, है ना, और r बराबर वार्षिक दर, कितने दर से वो लोन लिया है या कर्ज लिया है, और a बराबर मिश्रधन हो गया। n बराबर वर्ष की संख्या, मतलब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो n को शो करता है, ठीक है। तो ये तो फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला। देखिए यहाँ पर अमाउंट निकालना है, अमाउंट मतलब जितना पैसा वो कर्ज लिया था उसके बाद उसको लौटाना कितना है ब्याज सहित, उसको अमाउंट कहते हैं। लेकिन उसको ब्याज एक्चुअली कितना लगेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें हम लोग p को माइनस कर देंगे, a -
पी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर अगर CI की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो हो जाएगा अमाउंट माइनस पी, ठीक है। ये एक फार्मूला आपका हो गया CI का, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आपको CI निकालना होगा इसमें, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला हो जाएगा इसी चीज़ को CI के अगर आपको डायरेक्ट निकालना होगा तो P 1 + R/100 अब -1, ये पूरा होल ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो CI ऐसे भी निकल सकता है। चलिए ये सवाल देखते हैं। 6000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर आपको P कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 6000 रुपया, है ना। N बराबर कितना है 3, क्योंकि 3 साल के लिए है, और R बराबर कितना है 10%। आपको निकालना है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे पुट करके आप निकाल सकते हैं, या पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट कितना आता है उसमें से P को माइनस कर दीजिए तो आपको CI निकल जाएगा, चूँकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए CI का फॉर्मूला क्या होता है लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर P कितना है 6000 रख दिया, उसके बाद 1 + R कितना है 10, तो 10 रखा, नीचे 100, और टाइम कितना है यहाँ पे N बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, अब -1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 से यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1/10 हो गया, और 10 1 10, यानी कि 10 से कहें 10 + 1 कितना हो गया, 10 + 1 11 हो गया, है ना। 11/10 हो गया, तो 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, इसके अंदर होगा ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6000 गुने में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 6000, और ये देखिए 11 का होल क्यूब कितना होता है, 11 का होल क्यूब हो जाता है 1331, यहाँ पर लिख दीजिए 1331, और 10 का होल क्यूब कितना हो गया 1000 हो गया, -1, ये आपका हो गया, ठीक है। अब कितना करेंगे यहाँ पर 6000, है ना, और ये 1331 -1000 बाई 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6000 गुने 1331 में से 1000 निकल जाएगा तो 331 बचेगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है। ये 3 0 है यहाँ 3 0 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1986, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। मतलब इसको जो पैसा लिया था 6000 रुपया, है ना, 3 साल के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया इसका 1986 रुपया इसको चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, मतलब इतना ज़्यादा रुपया इसको लौटाना होगा। 6000 में अगर आपसे अमाउंट कहता है कि मिश्र धन बताइए, तो इसमें इसको जोड़ देते तो आपका निकल जाता, या फिर इसी फार्मूला पे, जो फार्मूला आपको मैंने पहले बताया था उसी फार्मूले पे निकाल लेते, ये वाला जो फार्मूला बताया था उस पर ही हम लोग अमाउंट निकाल लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक मतलब छमाही हो, यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली हो तो आपको क्या हो जाएगा, दर जो है वो आधी हो जाएगी, R/2 हो जाएगा, क्योंकि दर हमेशा वार्षिक होती है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि दर जो है 4% वार्षिक, 5% वार्षिक, है ना, तो वार्षिक होता है। तो जब कंपाउंड हाफ ईयरली होगा, है ना, तो वहाँ पर दर जो है आधी हो जाएगी, R/2 हो जाएगा, और समय 2n हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 6 महीना जो है वो 2 बार हो जाता है ना, 6 मंथ पर कैलकुलेशन होना है, तो 6 महीना कितने बार आएगा 2 बार आएगा, इसलिए हम लोग समय को 2n कर देते हैं, मतलब 2 से गुना कर देते हैं। जब ब्याज की गणना तिमाही हो, इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली मतलब आपको 1/4 जो मतलब 3 महीना जो होता है, 3 महीने के बाद कैलकुलेशन होना है ना, जो ब्याज है वो 3 महीने के बाद कैलकुलेट होगी। तो कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी R/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे क्वार्टरली है तो 4 से रेट को डिवाइड करना होगा, और समय जो है वो 4n हो जाएगा, क्योंकि 3 महीना एक साल में 4 बार हो जाएगा, है ना, 3 चौका 12 होगा 4 बार, तो इसलिए 4n यहाँ पर रखते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के जो फार्मूला आपको बताया गया है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो जो सवाल आपको मिलते हैं वो मेनली इसी 3 कैटेगरी में मिलते हैं, जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीजेज इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि या ह्रास, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, ह्रास मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका कुछ रेट होगा, तो 5 साल के बाद या 20 साल के बाद कितना हो जाएगा उसका, ये कितनी जनसंख्या होगी, या अगर कम हो रही है तो 10 साल के बाद कितनी जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया में वृद्धि हो रही है, अगर उसका रेट ऑफ ग्रोथ पता है कि इतने इस दर से बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, कुछ पार्टिकुलर कुछ निश्चित समय के बाद उस बैक्टीरिया में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, उस बैक्टीरिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उसको निकालने के लिए। डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ मशीन्स, मतलब मशीन की जो कीमत होती है, मूल्य होता है, उसमें अवमूलन यानी कि कमी, अवमूलन का मतलब होता है कमी, कितनी जो कमी हो रही है, मान लो कोई रेट के साथ कम हो रहा है कि इस दर के साथ कम हो रही है, इसकी वैल्यू, इसकी कीमत जो है इतने दर के साथ कम हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम कुछ पार्टिकुलर समय के बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी या इसका मूल्य कितना रह जाएगा, उसको निकालने के लिए भी हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त है कि जैसे मान लीजिए आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अगर निकालना हो, इंक्रीज़ निकालना हो यानी कि बढ़ोतरी निकालना हो, है ना, ग्रोथ निकालना हो ज़्यादा, तो वहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको इंक्रीज़ निकालना है किसी भी इसमें, तो जो भी चीज़ आपको दिया रहेगा वहाँ पे आप प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर पी जो हो गया आपका पॉपुलेशन अभी बता रहा है, मिसाल के तौर पर आपको ये पता करना है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन, तो वहाँ पर आप पी जो अभी की पॉपुलेशन होगी वो रखेंगे, किस रेट से बढ़ रही है वो रखेंगे, और कितने समय बाद का निकालना है। तो वहाँ पर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पर प्लस का, लेकिन अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बस पॉजिटिव और यानी कि प्लस और माइनस का आपको ख्याल रखना है कि जहाँ पे इंक्रीज़ करना है, निकालना है, इंक्रीज़ करके निकालना है तो प्लस, और डिक्रीज़ हो रही है किसी भी चीज़ में, जैसे प्राइस घट रहा है तो वहाँ पे आप लोग, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है ना, अवमूलन हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज को हम लोग क्लास 8 की मैथ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी बातें, अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हुई है, कहीं पे कोई बातें अगर समझने में दिक्कत हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो अगर आपका मन करता है तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।